नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। आत्मा गिरवी रखने के दौर में महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े प्रकरण को और उससे जुड़े अहम साक्ष्यों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाना क्या सामान्य कहा जा सकता है? खुले आसमान तले जब इतिहास की व्याख्या महात्मा गांधी के आश्रय की जाए तो क्या एनसीईआरटी में मौजूदा जो बदलाव किए गए, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या से पूर्व और हत्या के पश्चात के उन घटनाओं को, उस विवरण को एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम से निकाल दिया, जिसके आश्रय भारत वर्षों से महात्मा गांधी की हत्या के प्रकरण को न सिर्फ जानता समझता आ रहा था, बल्कि वो इस चीज़ को देख भी रहा था और जान भी रहा था कि महात्मा गांधी की हत्या सिर्फ एक शारीरिक व्यक्तित्व की हत्या नहीं थी, बल्कि उसके पीछे किस तरह के विचार रहे होंगे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात भारत को एक ऐसे सिरे से गढ़ने का असफल प्रयास किया। क्योंकि वो अपने मकसद में शारीरिक रूप से गांधी की हत्या में सफल जरूर हुए, किंतु गांधी के विचारों को मार पाने में गांधी के हत्यारे न आज कामयाब हो सके, न आज से पूर्व के कभी दौर में वह कामयाब हो सके। लेकिन आत्मा गिरवी रखने के दौर में यदि महात्मा को इतिहास के पन्नों से पूरा ना सही, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे, या फिर यूँ कहें टुकड़ों के आश्रय, टुकड़े टुकड़े धीरे धीरे करके यदि इतिहास से महात्मा को गायब करने की परिस्थितियां यदि पैदा की जाएं और उन परिस्थितियों को पहले मुगलों के जरिए शुरू किया जाए, ताकि कोई ये प्रश्न न करे कि सिर्फ महात्मा गांधी को ही पाठ्यक्रम से हटाया गया, मुगलों को भी उसके आश्रय हटाया गया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मुगलों से शुरू हुई एक प्रक्रिया जिसमें मुगलों से जुड़े इतिहास के साक्ष्यों को हटा देना और उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े प्रकरण को भी कमज़ोर पक्ष के रूप में इतिहास की पुस्तकों में छोड़ देना, क्या यह सामान्य कहा जा सकता है? गौतम अडानी के संदर्भ में निरंतर नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों एक और नई रिपोर्ट जिसमें गौतम अडानी को कथित तौर पे कोयला आवंटनों में किस प्रकार धांधलेबाजी के जरिए उन्हें कोयले के महत्वपूर्ण आवंटन दिए गए, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट है, लेकिन उसका उत्तर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से बदलाव के जरिए दिया गया। मिडिल क्लास अपनी तमाम समस्याओं को लेकर आशंकित है, चिंतित है। हालांकि वो चिंता को व्यक्त नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई विरोध या किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य मिडिल क्लास की ओर से जारी नहीं होता, लेकिन उनकी समस्याओं का जो जवाब है, जो उत्तर है, वह भी एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ दिया गया। कहा गया कि बीते वर्ष ही इसका निर्णय ले लिया गया था और बदलते पाठ्यक्रम के साथ आज 2023-24 के शैक्षणिक वार्षिक कार्यक्रम के जरिए उसको लागू कर दिया गया, जिसमें इस बात को आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की वो हेडलाइन आ रही है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बेबाकी से और बहुत ही एक साफ लकीर खींचते हुए इस बात का जिक्र किया है और उस पंक्ति को लिखा है जिस पंक्ति में इस बात का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जिक्र है कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े प्रकरण में किस प्रकार उस वक्त के हिंदूवादी संगठनों के बीच एक भावना घर कर गई थी कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और वो हिंदू मुस्लिम एकता की महात्मा गांधी द्वारा कही गई बातें हिंदू संगठनों को इतनी ज़्यादा अखरी कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के अनगिनत प्रयास किए, जिसमें दुर्भाग्यवश वे 1948 में सफल हो गए नाथूराम गोडसे के जरिए। उस पंक्ति को लिखने के बाद इंडियन एक्सप्रेस उस पर एक लकीर चला देता है जो इस बात का प्रतिबिंब है, जो इस बात का प्रतीक के रूप में बताई जा रही है कि अब यह आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। कमाल की बात है कि जब दुनिया एक वैश्विक दौर में जी रही है, जहां हर चीज़ पुस्तकों से बाहर निकलकर वेबसाइट पर है, अन्य पुस्तकों में है, तो क्या ये सोचा गया कि एनसीईआरटी के सिलेबस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है? क्या पूरी दुनिया एनसीईआरटी के सिलेबस के जरिए ही भारत के इतिहास की व्याख्या कर रही है? यदि ये सोचकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े प्रकरण को और उससे पहले मुगलों को भी यदि हटाया गया, तो इससे बड़ी विडंबनापूर्ण परिस्थितियां या अजीबोगरीब परिस्थितियों की व्याख्या शायद नहीं हो सकती। आज के दौर में इतिहास सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गया है। इतिहास की व्याख्या हर किसी ने अपने रूप में की। किसी ने इतिहास के किसी पहलू को छुआ, किसी ने किसी अनगिनत पहलू को छुआ, लेकिन इतिहास को मिटा देने की एक सनक यदि सवार हो जाए और उस सनक के पश्चात एक देश अपने इतिहास के उन पहलुओं को भी मिटाने की दिशा में बढ़ जाए जो उसको परिभाषित करते हैं या उसके ऐतिहासिक पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, तो क्या कहा जाए? पूरे इतिहास के परिदृश्य में यदि देखा जाए तो दुनिया के संदर्भ में दुनिया आज भी ये कहती है कि इतिहास बताता है, इतिहास कहा करता है,
लेकिन भारत के संदर्भ में मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अब ये कहा जाएगा इतिहास बदला जाता है, या इसे और सरलता से कहें, दुनिया कहती है कि इतिहास गवाह रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के रूप में कहती है एनसीईआरटी गवाह रहा है। अब एनसीईआरटी की गवाही पर यदि दुनिया इतिहास के मुकदमों को या इतिहास की व्याख्या करने लगे तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हैं कि इतिहास की व्याख्या किस रूप में की जा रही होगी। इन दिनों एक नया प्रचलन, एक प्रक्रिया शुरू हुई है जहां हर किसी के ज़ुबान पर सिर्फ एक ही शब्द रहता है, हमें पढ़ाया नहीं गया। हर किसी के शब्द के आश्रय आप इस शब्द को सुन सकते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें इतिहास पढ़ाया नहीं गया, हमें इतिहास में यह नहीं पढ़ाया गया, हमें इतिहास में वह नहीं पढ़ाया गया। ये तमाम, अगर इन लोगों का पृष्ठभूमि, इन लोगों का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो इनमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो इतिहास की कक्षा के दौरान कक्षा से बाहर या तो किसी सज़ा में खड़े होंगे, या फिर जिस समय कक्षा चल रही होगी और इतिहास का ज्ञान शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा होगा तो ये किसी खेल में लगे हुए होंगे। लेकिन बहरहाल हम उस पर नहीं जाते हैं, सबकी स्कूली ज़िंदगी अपने लिहाज से अलग तरीके से हर कोई जीता है। लेकिन इसमें जब छात्रों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी जब इस लड़ाई में कूद जाते हैं, ये कहते हुए हमें तो पढ़ाया नहीं गया, हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, हमें इसका इतिहास ज़्यादा पढ़ाया, उसका इतिहास कम पढ़ाया, इसका इतिहास ज़्यादा पढ़ाया, उसका बिल्कुल नहीं पढ़ाया। ये तमाम तर्क बीते कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से प्रचलित हुए, जिसके आश्रय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया गया, महात्मा गांधी की हत्या को जायज़ ठहराया गया। इसके साथ ही यह तक कहा गया कि मुगलों का इतिहास ज़्यादा पढ़ाया गया, हिंदू राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। मुगलों के आश्रय भारत को गढ़ा हुआ बताया गया, लेकिन हिंदू राजाओं के योगदान को नहीं बताया गया। ऐसे तर्क आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, और इस वीडियो को सुन रहे कई लोगों के घर में भी ये परिस्थितियां वो महसूस करते होंगे कि उनके दादा, नाना या जितने बुजुर्ग हैं जिनसे वो प्रेरणा लेते रहे होंगे, वह भी आजकल यह बात कहते सुनाई पड़ेंगे, हमें तो पढ़ाया नहीं गया। लेकिन यह बात उन्हें अपने जीवन के 8, 9 या 7 दशक बाद याद आई, हमें पढ़ाया नहीं गया। पहला सवाल तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको पढ़ाया नहीं गया तो आपने अपनी ओर से क्या प्रयास किया कि आप वो पढ़ें। लेकिन इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं होता, और कोई ये उत्तर देने के लिए बाधित भी नहीं है। संविधान किसी को बाधित नहीं करता कि आप इसका उत्तर दीजिए। लेकिन आज इस बात को लेकर कुछ बातें बहुत स्पष्ट करनी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि क्या वाकई में इतिहास को लेकर जो कहा जाता है कि इतिहास पढ़ाया नहीं गया या हमें पढ़ाया गया तो इसका ज़्यादा पढ़ाया गया, उसका कम पढ़ाया गया, इसका तो बताया नहीं, इसका कुछ दिखाया नहीं, ऐसे तमाम तर्क दिए जाते, तो उन तर्कों का उत्तर क्या दिया जाए? क्योंकि ये कहा जाता है कि इतिहास में हिंदू राजाओं को नहीं पढ़ाया गया, इतिहास में हमें इनका उल्लेख नहीं मिलता, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लेकर कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कहा जाता है कि इतिहास वामपंथियों ने लिखा है, इतिहास अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है। इतिहासकार इतिहासकार होता है। जैसे न्यायालय में किसी मुकदमे की जो सुनवाई कर रहा है वो एक न्यायाधीश है, वो हिंदू न्यायाधीश, मुस्लिम न्यायाधीश, सिख न्यायाधीश, ईसाई न्यायाधीश, जैन न्यायाधीश, बौद्ध न्यायाधीश, पारसी न्यायाधीश नहीं होता। उसे, उस व्यक्ति को, उसका एक जो पद है उसको परिभाषित करता है कि उस न्यायालय में उस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स जज है, वो न्यायाधीश है। लेकिन इतिहासकारों को वामपंथी, गैर वामपंथी, अंग्रेजी, हिंदी, इनमें बांट दिया गया, और इतिहास को अंततः मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक नए तरीके से पेश कर दिया गया। कहा जाता है कि लोग इतिहास में गलत तरीके से व्याख्या की गई। जवाहरलाल नेहरू को ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ाया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उतार दिया गया, भगत सिंह की व्याख्या उस रूप में नहीं की गई, और महात्मा गांधी की व्याख्या की गई। सरदार पटेल को उनका इतिहास में उस रूप में उल्लेख नहीं मिला जिसके वह हकदार थे, नेहरू को उस रूप में मिला जिसके वह हकदार नहीं था। कमाल की सोच है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस देश के इतिहासकारों को एक नई पौध उनकी इस देश को प्रदान करी, इतिहासकारों की एक नई पौध प्रदान करी, जहां हर कोई अपने घर में एक इतिहासकार है। वो चाहे इतिहास का छात्र किसी रूप में ना रहा हो, लेकिन उससे अगर आप पूछेंगे इतिहास क्या है, वो बता, उसके ज़बान पे पहला शब्द होगा मैं तो पढ़ाया नहीं गया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ शब्दों का, कुछ वाक्यों का एक चलन बहुत सामान्य है, बहुत आम है, हमें पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाया नहीं गया, लेकिन धर्मांधता के आश्रय जब ये तर्क दिए जाते हैं, धर्मांधता से हमारा तात्पर्य यह है कि जब आप धर्म की राजनीति के भीतर इतिहास को खोजने लगें, तो फिर आप इतिहास की व्याख्या नहीं कर रहे होते हैं, आप इतिहास को तबाह कर रहे होते हैं।
और उसकी एक ऐसी व्याख्या कर रहे होते हैं जिसके आश्रय आप इतिहास ना पढ़कर कुछ और पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि किसी से भी आप ये प्रश्न करें, कक्षा 10 तक तो इतिहास चाहे कोई भी शैक्षणिक बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, दुनिया देश के तमाम बोर्ड को आप इसमें शामिल कर लीजिए। हर एक बोर्ड में कम से कम 10वीं तक तो इतिहास एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और उसे जब इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है तो उसको जब हम याद करते हैं और जब उसकी व्याख्या करते हैं तो फिर 11वीं और 12वीं में यदि हम उसको, जो लोग इतिहास को एक विषय के रूप में लेते हैं 11वीं और 12वीं में आर्ट्स के ज़रिए लेते हैं या इतिहास में उनकी दिलचस्पी होती है, तमाम विषय हो सकते हैं जिसको लेकर के वो बात करते हैं, लेकिन इतिहास की व्याख्या जब हम इस रूप में करते हैं और फिर यदि कोई 11वीं और 12वीं में सम्राट अशोक से लेकर गुप्ता काल, मौर्य काल को पढ़ने के बाद भी यदि ये कहे हमें तो पढ़ाया नहीं गया, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बीच मुगलों के इतिहास को सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाने की बात से बड़ी मूर्खता शायद कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जिन्होंने 10वीं के बाद इतिहास पढ़ा ही नहीं वह आज ये कह रहे हैं कि हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। कमाल की सोच है, कमाल की परिस्थिति है, जिन्हें विशेष रूप से या फिर अगर इतिहास की एक अलग व्याख्या के रूप में जो कंपटीशन देते हैं, यानी प्रतियोगिता परीक्षा, यूपीएससी, पीसीएस की, पीसीएस, ये तमाम परीक्षाओं में इतिहास की एक व्याख्या होती है, उन्होंने तो वे भी ये कहते हैं हमें इतिहास नहीं पढ़ा। कमाल की बात है, आप प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप बहुत सीना चौड़ा करके गर्व से कहते हैं हमें इतिहास पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि इन बातों पे गौर करना चाहिए। हमारे हाथ में आज वो प्रश्न भी है जिन प्रश्नों को आज हम आपसे ये साझा करते हुए बताना चाहते हैं, और 11वीं के ये प्रश्न हैं, कक्षा 11वीं के प्रश्न हमने भी अपने स्तर से कुछ तलाश करी, कुछ चीज़ों को जानना चाहा, समझना चाहा, पहचानना चाहा, तो हमें भी उन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हमने प्राप्त करनी चाहिए। 11वीं के प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न पत्र के आश्रय हमेशा एक प्रश्न आया, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्ता काल, सम्राट अशोक की परिस्थितियों का विवरण हमने हमेशा सुना, और जिन्होंने इतिहास विषय के रूप में लिया उन्होंने उसे पढ़ा। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है और अंग्रेज़ों का भारत में आगमन है। जहांगीर के दौर से सबको सर थॉमस रो की कहानी पता है, लेकिन कोई इतिहास जिसने नहीं पढ़ा वो शायद ये भी कह देगा हमें पता ही नहीं थॉमस रो कौन है, लेकिन फिर कहेंगे हमें पढ़ाया नहीं गया। कमाल की बात है। उसके अलावा एक और प्रश्न पत्र में एक और बात होती थी, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अंग्रेज़ों के साथ भारत का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हुआ और उसके पश्चात भारत को प्राप्त हुई आज़ादी का विवरण होता है। इसके साथ ही यदि हम एमए के प्रश्नों को भी देखें, जो एमए की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी इतिहास की विशेषज्ञता के साथ मध्यकालीन इतिहास, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्ता काल, तमाम उनका जिक्र मिलता है। पाठ्यक्रम के साथ ही भारत की तमाम उन ऐतिहासिक पहलुओं को भी स्पर्श किया जाता है, छुआ जाता है, और सिर्फ छुआ नहीं जाता, गहराई में जाया जाता है, लेकिन हमें तो पढ़ाया नहीं गया। कमाल की बात है। ये कमाल की बात आज हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये हम एमए की बता रहे हैं, 11वीं का बता रहे हैं, प्रश्न पत्र का बता रहे हैं, लेकिन प्रश्न पत्र होते हुए भी और तथ्य सामने होते हुए भी वह लोग ये बात करते हैं जो इस बात की सच्चाई जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के प्रभाव में या विचारधारा, सियासी विचारधारा के आश्रय इस असत्य को फैला देते हैं कि हमें तो इतिहास पढ़ाया नहीं गया, हमें तो बताया नहीं गया, हमें तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं, हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं, हमें से मुगलों का ज्ञान है, और मुगलों का भी आप इनसे प्रश्न पूछेंगे उसके भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये एक स्पष्ट लकीर है कि अगर आप उनसे मुगलों का भी इतिहास पूछेंगे कि अकबर से पहले कौन था, अकबर के बाद कौन था, औरंगजेब के बाद के जो लेटर मुगल्स के जिनके आश्रय मुगल सल्तनत जब अपने ढलान की तरफ बढ़ी और लेटर मुगल्स वो कौन थे, ये भी नहीं बता पाएंगे ये व्हाट्सएप के इतिहासकार। तो जो इन्हें पढ़ाया गया ये उसका भी उत्तर नहीं दे पाएंगे, जो नहीं पढ़ाया गया उसका ये ढोल बजाते हैं हमें पढ़ाया नहीं गया। इसके साथ ही यदि इतिहास को आप समझना चाहते हैं
तो इतिहास हमने शुरुआत में कहा सिर्फ एनसीईआरटी का निर्भर नहीं है, उसके लिए पुस्तकें लिखी गई, उसके लिए व्याख्याएं की गई। हम स्वयं अपना अनुभव बता सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में हमने भी पुस्तकों का अध्ययन किया और पुस्तकें बाकायदा मेरे पास उपलब्ध हैं, पुस्तकें मैंने मंगाई हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मैं भी ये कह सकता था कि हमें वो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हमने तो अपने लिए जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों को मंगाया ताकि हम जवाहरलाल नेहरू के पहलुओं को समझ सकें कि वह व्यक्तित्व क्या थे, जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार भारत को गढ़ने वाले, उनकी भारत की आधारशिला रखने की उनकी सोच किस रूप में थी, उसको जानने समझने के लिए पुस्तकें मंगाई। लेकिन कहा जाता है कि हमें तो पढ़ाया नहीं गया। गौतम अडानी ने कॉलेज पूरा नहीं किया और कल को गौतम अडानी भी ये कह सकते हैं कि मुझ पे आरोप जो लगा रहे हैं मुझे तो बताया ही नहीं गया। अब गौतम अडानी को कौन बताए, उनके सारे आरोप अब पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, लेकिन गौतम अडानी पे जांच अब भी नहीं हो रही है। लेकिन जांच एक और नहीं होना और एनसीईआरटी बदल देना, कमाल की ये परिस्थिति। और इन परिस्थितियों को देखते हुए पहले तो बहुत अजीब लगता था, ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब हैरानी नहीं होती है, क्योंकि शायद हम बहुत इसको लेकर के एडजस्ट होने लगे, ये हमें अब विचलित नहीं करती। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के भीतर जनता की विवेकशील ताकत और जनता की इतिहास जानने की जिज्ञासा शायद अब इतनी कमज़ोर क्षीण कर दी गई है कि जनता को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इतिहास के नाम पर उन्हें क्या परोसा जा रहा है। यानी कि आप मुग़लों के नाम पे अब कोई ये प्रश्न करे कि ताजमहल किसने बनवाया, तो आउट ऑफ सिलेबस का प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री जो संबोधन राष्ट्र के नाम 15 अगस्त को आज़ादी के उपलक्ष्य में देते हैं, वो किसने बनवाया, आउट ऑफ सिलेबस। लाल किला आउट ऑफ सिलेबस है। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी आउट ऑफ सिलेबस है। दिल्ली की तमाम वो ऐतिहासिक इमारतें, कुतुब मीनार से लेकर के और हुमायूं के मकबरे तक, वो किसने बनवाए, आउट ऑफ सिलेबस का प्रश्न है। यानी इतिहास में बदलाव के नाम पर आप एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ाने की, बनाने की, गढ़ने की दिशा में मदर ऑफ डेमोक्रेसी चल पड़ी है, जिस पीढ़ी को अपने इतिहास के पहलुओं का ही कुछ नहीं पता। अकबर बीरबल के किस्से में अब क्या यह बताया जाएगा, अकेले बीरबल के किस्से, राजा टोडरमल किसके दरबार में सेनापति रहे या किसके दरबार में वो दरबारी थे, तानसेन किसका शाही संगीतकार था, बीरबल किसके साथ उनके किस्से बताए जाते हैं। महाराणा प्रताप, जो लोग हिंदू राजाओं को लेकर के बहुत भावुक हो जाते हैं कि हिंदू राजाओं को पढ़ाया नहीं गया, महाराणा प्रताप किससे युद्ध लड़े, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस से युद्ध लड़े। कमाल की परिस्थिति है। इसके साथ मराठाओं ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी, आउट ऑफ सिलेबस। प्रथम जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो प्लासी की जंग किसके खिलाफ लड़ी गई, आउट ऑफ सिलेबस, नवाब सुजाउद्दौला, लेकिन वो भी अब आउट ऑफ सिलेबस। दिल्ली सल्तनत के पहले जो उसके राजा थे, जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे शुरुआती, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें कौन भारत में अपना उत्तराधिकारी बनाकर गया, आउट ऑफ सिलेबस। पृथ्वीराज चौहान ने किसको 16 बार हराया, आउट ऑफ सिलेबस। यानी आप इतिहास मिटाने के नाम पर आप इतिहास को ही तबाह, क्षिप्त विक्षिप्त कर रहे हैं और उससे कोई ऐसी पीढ़ी नहीं जन्म लेगी जो भारत को विश्व गुरु बनाए। वो भारत को सिर्फ शब्दों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी बना सकती है, लेकिन वह किसी भी तरीके से भारत को एक विश्व गुरु तो नहीं बना सकती जिसको लेकर भारत एक विजन रखना चाहता है। ऐसे में जब इस वीडियो का समाप्त हम कर रहे हैं और इस वीडियो की समाप्ति में हम बढ़ चलें, तो आज हम एक ट्वीट को आपको दिखा रहे हैं और इस ट्वीट का हम क्रेडिट देना चाहेंगे मयंक सक्सेना को, जिनके इस ट्विटर अकाउंट से हमने ट्वीट लिया है। और मयंक सक्सेना बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को एक आश्रय, इसका एक निहितार्थ निकालते हैं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को बताते हैं कि इतिहास में जब बदलाव किया जा रहा है उससे परिणाम क्या निकलेगा। और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मयंक सक्सेना का ये ट्वीट हम पढ़ के भी सुनाते हैं आपकी स्क्रीन पर। टीचर कह रहे हैं महाराणा प्रताप बहुत वीरता से हल्दी घाटी में लड़े, तो छात्र ने पूछा किससे लड़े थे, तो अध्यापक ने कहा वीरता से लड़े। स्टूडेंट ने पूछा अरे सर मतलब किससे लड़े, तो अध्यापक बोला अरे वो तलवार से लड़े थे। छात्र ने पूछा वो किसके खिलाफ लड़े थे,
तो अध्यापक ने कहा जुल्म के खिलाफ लड़े थे। छात्र ने फिर पूछा उफ किस आदमी के खिलाफ लड़े होंगे? तो अध्यापक ने कहा हाँ लड़े थे उसके खिलाफ। तो छात्र ने पूछा उसके किसके? अध्यापक ने फिर जो छात्र था उसने कहा अरे उसी के। तो छात्र ने फिर पूछा सर उसका नाम क्या है? तो अध्यापक ने कहा ये सिलेबस के बाहर का सवाल है, लेकिन उसने आगरा का लाल किला बनवाया था और अभी वाला शायद हमको बना रहा है। हम ये नहीं कह रहे वो हमको क्या बना रहा है, ये इस वीडियो को सुनने वाले समझ सकते हैं वो हमको क्या बना रहा है, वो हमको कौन है। लेकिन और अंत में अध्यापक कहते हैं कि अगला चैप्टर कल से पढ़ेंगे, अमृतकाल और 2014 में आज़ादी के बाद का भारत। इस ट्वीट को पढ़ते हुए क्या आप समझ रहे हैं कि इतिहास की व्याख्या किस रूप में की जा रही है? इतिहास के लिए कहा जाता था कि इतिहास बनाया जाता है। आपके कार्यों के जरिए आप इतिहास में एक स्थान बनाते हैं, लेकिन इतिहास मिटाने के जरिए अपनी लकीर को लंबा करने के लिए दूसरे की लकीर को मिटा देने से अपनी लकीर ज़्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि वह लकीर की बुनियाद ही किसी की मिटाने से हुई है, और जो लकीर आपने मिटाई वह लकीर अपने बूते खड़ी थी। एक जर्मन दार्शनिक ने इतिहास के संदर्भ में कहा था, जिसका हिंदी तर्जुमा यह है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यह है कि इतिहास से कोई सीखता नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या के प्रकरण को अगर आप ये सोचकर मिटाना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे को लोग भूल जाएंगे कि गांधी जी की हत्या के प्रकरण में नाथूराम गोडसे की भूमिका क्या थी, उसमें विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका क्या थी, कपूर कमीशन की वो फाइलें क्या कहती हैं कि सावरकर ने अपने छद्म नाम के आश्रय पुस्तक में स्वयं को ही वीर कह दिया और फिर उसके ज़रिए पूरे देश दुनिया में ये बात फैला दी कि मैं वीर सावरकर हूँ। और अदालती निर्णय, अदालती कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स, महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात हुए अदालती ट्रायल की तमाम वो बातें यदि आप सोचते हैं कि मिटा देने से सिर्फ यह रह जाएगा कि महात्मा गांधी की हत्या तो हुई लेकिन क्यों हुई, वो सोच कौन सी थी, वो क्या विचार थे जिसने महात्मा गांधी जैसे एक व्यक्तित्व को मौत के घाट आज़ादी के पश्चात उतार दिया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को इस देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया जबकि वो अपनी वकालत को आगे बढ़ा सकते थे। ऐसे में यदि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े प्रकरण को आप ये सोच के हटा रहे हैं कि उससे बात छिप जाएगी, तो अब बात और उभर कर आएगी। महात्मा गांधी को जिस समय तत्कालीन अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे या वायसरॉय उस समय, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि अंग्रेज़ी हुकूमत इतिहास के उस कलंक से आज बच गई क्योंकि गांधी जी की हत्या अंग्रेज़ों ने नहीं, गांधी जी के ही देश के, उनके ही एक इलाके के, उन्हीं के एक नागरिक द्वारा की गई। और इस आज़ादी के महापुरुष की हत्या के पाप से अंग्रेज़ी साम्राज्य बच गया। उस गांधी जी के व्यक्तित्व को यदि आप यह सोचकर मिटा देने की परिस्थिति में बढ़ जाएं कि पुस्तकों के पन्ने हटा देने से और एनसीईआरटी तक ही दुनिया महदूद है, यह सोच भर लेने से, तो माफ़ कीजिए, गांधी एक विचार हैं जो दिलों में धड़कते हैं, जो रगों में दौड़ते हैं, और वह विचार किसी एनसीईआरटी के बूते का आश्रय नहीं है, वो किसी एनसीईआरटी की पुस्तक पर आश्रित नहीं है, वो रगों में बसते हैं, दिलों में बसते हैं, अनेकों पुस्तकों में बसते हैं। और गांधी की व्याख्या इतिहास इस रूप में हमेशा करता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही दार्शनिक विषयों पर, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर पुनः ऐसे ही मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और जो बात मैं हमेशा अपने वीडियो के अंत में कहता हूँ, आज उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है, वह बात तो एक यथावात है, एक सत्य है। लेकिन आज के वीडियो का समापन इस बात के साथ किया जाना चाहिए
जनता एनसीईआरटी तक सीमित है, नागरिक समीक्षाओं के समुद्र में है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।